ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि JKPSC 10+2 बॉटनी के लेक्चर्स मैं आपके लिए लाऊंगी। तो आज हमारा पहला लेक्चर आ गया है, ठीक है, जहाँ पे हम वायरस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे किस तरह के MCQs आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम वायरस की बात करते हैं, ठीक है, तो वायरस जो टर्म थी, ठीक है, जो वायरस टर्म है वो लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है, ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है जिसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। वायरस जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है और जिसका मतलब होता है पॉइजन। ओके, सो वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, इसमें सेल नहीं होता, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि पहला जो वायरस डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो TMV, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको इनिशियली बता रही हूँ, ये आप अपने दिमाग में रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ था कौन सा था, टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, अगर हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ द वायरस, स्टडी ऑफ द वायरस को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वायरस। ओके, चलिए, सो अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं वायरस के, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन, अल्ट्रास्ट्रक्चर भी दिया है, वो हम अगले जो भी हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम उसको ले लेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, वायरसेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनको अपनी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए या खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट की क्या होती है? ज़रूरत होती है, ठीक है। होस्ट सेल किसी ऑर्गेनिज्म में ये जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं और फिर उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट रिक्वायर ए होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। इसका मतलब है ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, ठीक है। तो वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, मतलब ये खुद में अपना इनका इंडिपेंडेंटली ये कोई काम नहीं कर सकते, अपने बलबूते पे ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इनको हमेशा एक होस्ट की, एक बॉडी की ज़रूरत होती है, उस पे ये डिपेंड होते हैं अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो इसलिए इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि वायरसेस क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो टोटली अपने होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी एबिलिटी होती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया को भी ये क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो वायरस जो है वो मेनली 2 कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट उसमें आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है DNA होता है और RNA होता है, ठीक है। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड भी अगर किसी वायरल के जीनोम में है तो या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वायरस के पास एक कैप्सिड होता है, एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इज कंटेन्ड इन द कैप्सिड, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वायरल जीनोम है, यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और इसको इनक्लोज करेगा एक प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर आएगा क्वेश्चन कि जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है वो कहाँ पे होता है, तो हेड रीजन में होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA होगा या RNA होगा, और इवन स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स में आपको उसके साथ देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कि कैप्सिड जो अभी हमने बोला वो किससे बना हो सकता है, वो प्रोटीन से भी बना हो सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन से भी बना हो सकता है, ठीक है। और अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं
तो क्या हम इसको लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वायरस को हम कहाँ रखते हैं। तो इसको हम कहाँ रखते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच में रखते हैं, क्योंकि इसके कुछ करैक्टर जो हैं वो लिविंग जैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हैं, और कुछ जो करैक्टर है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हैं। इसलिए हम इसको ऑन द बॉर्डर लाइन रखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम लिविंग करैक्टर्स की बात करते हैं, वायरस में ऐसे कौन से करैक्टर्स हैं जो लिविंग होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें है, ये वायरस का क्या है? एक बोल सकते हो आपकी लिविंग करैक्टर है। दूसरा, एक सेकेंड रुकिए, तो वायरस के लिविंग करैक्टर्स को अगर हम पढ़ें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये वाले जो करैक्टर्स हैं वो दर्शाते हैं कि जो वायरस है वो क्या है? लिविंग एंटिटी है। मगर नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो वायरस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक नॉन लिविंग करैक्टर है, और आल्सो ये ना तो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, और ना ही एक्सक्रीट करते हैं। तो ये भी कैरेक्टर किसका होता है? नॉन लिविंग का होता है। तो इसलिए हम वायरस को कहाँ पे रखते हैं? ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो, वायरस के ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड प्रेजेंट है, नहीं, ठीक है। वायरस का कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं है। इसके ओरिजिन को लेके बड़ी ही थ्योरीज हैं, और मतलब बिल्कुल अनक्लियर है, ठीक है। फिर भी 2-3 जो थ्योरीज हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ वायरस को लेके, तो इसलिए जो थ्योरीज थी वो मैं लेके आई हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें से क्वेश्चन आएगा, मगर फिर भी आप इसको पढ़ लो, एक बारी गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ वायरस के रिलेटेड अगर हम बात करें, द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ वायरसेस इज अनक्लियर बट सेवरल थ्योरीज एग्जिस्ट, ठीक है। इसके वायरस को, इसके ओरिजिन को लेके कुछ थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेसिव थ्योरी की या डिवोल्यूशन हाइपोथेसिस की, ठीक है। इसको रिग्रेसिव थ्योरी भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो डिजेनरेटिव इवोल्यूशन भी बोलते हैं, रिडक्टिव इवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बताती है? रिग्रेसिव थ्योरी ऑफ वायरल ओरिजिन क्या बताती है? ये बताती है कि वायरसेस कभी क्या होते होंगे? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते होंगे, ठीक है। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते होंगे, मगर धीरे धीरे इन्होंने अपनी एबिलिटी खो दी कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, खुद से अपने सारे काम कर सके, और धीरे धीरे ये पैरासिटिक हो गए, दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो क्या बोलती है रिग्रेसिव थ्योरी कि ये पहले इनके पास एबिलिटी थी कि ये फ्री लिव कर सकते थे, इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते थे, इन्फेक्शन कॉज कर सकते थे, मगर धीरे धीरे ये इनकी एबिलिटी कहीं ख़त्म हो गई, डिजेनरेट हो गई, रिग्रेट हो गई, और ये धीरे धीरे पैरासिटिक बन गए और दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो गई। पहली वाली थ्योरी ये बोलती है। दूसरी वाली थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज सेलुलर एस्केप थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो वायरसेस हैं वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इन्होंने बोला है या तो ये प्लाज्मिड से हुए होंगे या तो ट्रांसपोसान से हुए होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लाज्मिड हमें बैक्टीरिया में, ई कोलाई वगैरह में देखने को मिलता है, और ट्रांसपोसान्स जो हैं इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जंपिंग जीन्स बोलते हैं, और ये अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो सेलुलर एस्केप थ्योरी का मानना ये है कि वायरसेस कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल से इवॉल्व हुए होंगे, जैसे कि प्लाज्मिड्स या ट्रांसपोसॉन्स, और फिर ये एस्केप्ड हो गए होंगे फ्रॉम द होस्ट सेल, और फिर इन्होंने कहीं ना कहीं एबिलिटी गेन कर ली होगी दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सेलुलर एस्केप थ्योरी ये बोलती है। नेक्स्ट अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज द को एवोल्यूशन या वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी बोलती है कि वायरसेस जो है माइट हैव बीन द प्रिकर्सर टू द इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेल। बोलते हैं कि जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था ना, तो उसका प्रिकर्सर किसको मान रही है ये थ्योरी? वायरसेस को मान रही है, ठीक है। तो ये को एवोल्यूशन थ्योरी है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें से क्वेश्चन आएगा, मगर आएगा तो इन्हीं थ्योरी वैसे कोई आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है वायरस एवोल्यूशन। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई वायरस का जो म्यूटेशन रेट होता है वो बड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड क्रॉस स्पीसीज
ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है, न्यू वायरसेस का ओरिजिन होता है। जैसे आप कोरोना वायरस को ही ले लो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इवॉल्व हुआ था, पैदा हुआ था, ठीक है। और दूसरी ये थ्योरी बात करती है कि जो क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाती है, एनिमल्स टू ह्यूमन जाती है, तो उससे भी कुछ नए वायरस का आप बोल सकते हो ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, किस तरह से एमसीक्यूज इन टॉपिक पे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। आप देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं और जो आपने आज पढ़ा उस पर आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगेन मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगी। और आपको पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैं खुद वर्क करती हूँ, तो मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है, तो आप अनलिमिटेड जो है वो एमसीक्यूज हर टॉपिक पे लगाइए। जैसे हमने आज ओरिजिन ऑफ वायरस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस कंप्लीट किया, तो आप इस पे कम से कम 100+ एमसीक्यू खुद से लगाइए, ठीक है। कुछ आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज को ही फाइनली आपने डील करना है, ठीक है। तो चलिए, ए वायरस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वायरस में क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, द वायरल जीनोम इज इन्वेल्प्ड इन ए प्रोटीन कोट नोन एज, ठीक है, आपने देखा वायरल जीनोम के बाहर एक प्रोटीन कोट था जिसको हम क्या बोल रहे थे, फटाफट से लगाइए आंसर, क्या बोल रहे थे, ठीक है। इसका आंसर आप खुद से बताइएगा, आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वायरस, ठीक है, वायरस को लेके कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड, ठीक है, अभी हमने कैप्सिड पढ़ा, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखो, ये तो आपको पता है कि प्रोटेक्ट करता है वो जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम द न्यूक्लियस अटैक, और साथ ही साथ वो डिटरमाइन करता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, ठीक है। तो ये दोनों मेन फंक्शन है कैप्सिड के, ये आपको याद रखने हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आप बताइएगा आपके 4 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू ठीक हुए हैं और आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। आपने अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ा है या नहीं, वो आप मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी यही सब आपकी तरफ से हमारे लिए यही सपोर्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये पहला लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।